हे एवरीवन, दिस इज़ दिव्या एंड वेलकम टू रुर्जी मैथ्स। सो आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कॉची जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस फॉर सीक्वेंस। बिल्कुल डिटेल में हम इसे पढ़ने वाले हैं। इससे पहले हम लोगों ने कॉची सीक्वेंस पे थ्योरम पढ़ी थी और डेफिनेशन पढ़ी थी पहले वाले लेक्चर के अंदर, ठीक है। तो अगर आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लीज़ वो देख लेना और अच्छे से समझ लेना, ताकि आज वाला जो वीडियो है आपको और अच्छे से समझ में आए, ठीक है। तो अपन स्टार्ट करते हैं कॉची जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस। देखो, अ रियल सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट इफ एंड ओनली इफ इट इज़ अ कॉची सीक्वेंस। देखो, कॉची जनरल प्रिंसिपल ऑफ कन्वर्जेंस क्या बोलता है कि कोई भी रियल सीक्वेंस जो है, मान लो आपने कोई भी सीक्वेंस लिया एक्सएन, वो कन्वर्जेंट है सिर्फ और सिर्फ तभी अगर वो कॉची सीक्वेंस है। इफ़ एंड ओनली इफ इट इज़ अ कॉची सीक्वेंस, ठीक है। अब देखो, और आप इसे किस तरह से बोल सकते हो इसी चीज़ को कि अ नेसेसरी एंड सफिशिएंट कंडीशन फॉर द कन्वर्जेंस ऑफ रियल सीक्वेंस इज दैट फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट अ नेचुरल नंबर एन नॉट बिलोंग्स टू एन सच दैट mod of xn प्लस p माइनस xn इज लेस देन एप्सिलॉन, ठीक है, फॉर n ग्रेटर देन इक्वल्स टू n नॉट। देखो क्या बोल रहा है, वही चीज़ इसने बोली जो भी मैंने ऊपर बोला ना। ये जो अपन ने इतना सा सेंटेंस बोला, इसी को इसने बिल्कुल एक्सप्लेन करके बोला है कि कोई भी रियल सीक्वेंस कन्वर्जेंट सिर्फ और सिर्फ तभी है ना, जब वो कॉची सीक्वेंस है, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या बोल रहे हैं कि नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन जो होती है कन्वर्जेंस के लिए, ठीक है, नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन जो होती है कन्वर्जेंस ऑफ रियल सीक्वेंस के लिए, वो क्या होती है कि आपने यहाँ पे कोई सीक्वेंस लिया, तो इसके लिए जो नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन है इसकी कन्वर्जेंस के लिए, ठीक है, वो क्या है, वो ये है कि यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा हो फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0, यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा एक एन नॉट बिलोंग्स टू एन, ठीक है, और मॉड ऑफ एक्स एन प्लस पी माइनस एक्स एन जो है वो लेस देन एप्सिलॉन होगा। इसका मतलब आप समझ रहे हैं, ये जो इतनी सी जो लाइन बोली है ना इसने, यहाँ से लेकर यहाँ तक, ये है कॉची सीक्वेंस की डेफिनेशन, बिल्कुल, ठीक है। हमने कॉची सीक्वेंस की डेफिनेशन कुछ ऐसी ही तो पढ़ी थी, बस वहाँ हमने क्या पढ़ा था, एक्स एम माइनस एक्स एन इज लेस देन एप्सिलॉन पढ़ा था, ठीक है। फॉर एम इज ग्रेटर देन एन नॉट एंड एन इज ग्रेटर देन एन नॉट, ठीक है। यही वाली चीज़ हमने पढ़ी थी, बस यहाँ पे ये n प्लस पी बोल दिया, m की जगह पे बात तो एक ही है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो चीज़ है, अब इसकी नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन जो है, अब हम इसे प्रूफ करेंगे। तो चलो करते हैं। देखो, ये जो आपके पास में थ्योरम है ना, ये बहुत 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 ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप इसे ध्यान रखेंगे, इसका जो भी हम प्रूफ पढ़ रहे हैं वो आप बहुत ही ज़्यादा अच्छे से करेंगे, ठीक है। चलो, तो देखो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट सपोज दैट, नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन हम लोगों को प्रूफ करके बताना है। तो फर्स्ट सपोज दैट एक्सएन इज़ अ कन्वर्जेंट सीक्वेंस। पहले हम मान लेते हैं कि एक्सएन जो है वो क्या है, एक्सएन जो है वो एक कन्वर्जेंट सीक्वेंस है। आपने एक सीक्वेंस ले लिया एक्सएन, ठीक है, कन्वर्जेंट सीक्वेंस। टू शो दैट, हमें शो क्या करना है कि ये कॉची सीक्वेंस होगा। तो हम मान के सबसे पहले हम गिवन क्या लेके चल रहे हैं कि एक्सएन जो है वो कन्वर्जेंट सीक्वेंस है, ठीक है। प्रूफ क्या करेंगे, प्रूफ ये करेंगे कि वो कॉची सीक्वेंस भी है। फाइन, सिंस इट इज़ अ कन्वर्जेंट, लेट, अब देखो क्योंकि ये कन्वर्जेंट है, ठीक है, तो लिमिट n टेंड्स टू इनफाइनाइट एक्स एन इज इक्वल्स टू एल। बिल्कुल, कन्वर्जन के लिए हम ये डेफिनेशन बोल सकते हैं, हम ये चीज़ बोल सकते हैं कि जो एक्स एन है वो क्या हो रहा होगा, वो किसी एल को टेंड कर रहा होगा, ठीक है। तो आप यहाँ से ये चीज़ बोल सकते हो कि लिमिट एन टेंड्स टू इनफाइनाइट एक्स एन इज इक्वल्स टू एल। आई बात समझ में, क्या बोल रहे हैं कि ये जो सीक्वेंस है वो किसी एल को कन्वर्ज कर रहा है, ये जो सीक्वेंस है वो किसी एल को कन्वर्ज कर रहा है क्योंकि कन्वर्जेंट है यार, ठीक है। चलो, then for each epsilon greater than 0 there exists n not belongs to n such that, तो अब यहाँ पे हर एक एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 के लिए हमने क्या लिया कि देयर एग्जिस्ट n नॉट बिलोंग्स टू n, ठीक है, n नॉट n को बिलोंग कर रहा होगा सच दैट xn माइनस एल इज़ लेस देन एप्सिलॉन अपॉन 2। अच्छा, अब ये जो आपने डेफिनेशन जो बोली है कन्वर्जेंट की, आपको पता है ना यार, कन्वर्जन की डेफिनेशन आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, क्या ये डेफिनेशन लिखते हैं ना अपन कि एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट
for epsilon greater than 0 there exists n naught belongs to n such that mod of xn minus l is less than epsilon upon 2 for n is greater than equals to n naught। ये क्या होती है, कन्वर्जेंट की डेफिनेशन होती है। तो इतना समझ में आया। देखो कुछ नहीं किया, सिर्फ हमने जो कन्वर्जेंट सीक्वेंस माना था हमने बस उसको इस तरह से उसकी डेफिनेशन हमने यहाँ तक लिख दी और कुछ नहीं किया ना, इजी। चलो अब देखो, अब हम क्या करेंगे, हमने लिया एक्सएम माइनस, हम क्या ले रहे हैं, मॉड ऑफ एक्सएम माइनस एक्सएन, ये हम लेते हुए चल रहे हैं। हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम एल को यहाँ माइनस कर देंगे और एल को हम प्लस भी कर देंगे इसके अंदर, ठीक है। तो देखो क्या किया है, ये आपके पास है मॉड ऑफ एक्सएम माइनस एक्सएन, ठीक है। अंदर क्या कर दिया, एल को माइनस कर दिया और एल को ऐड भी कर दिया, ठीक है। अच्छा अब आपको पता है ना यार, क्या अपन क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, देखो इस चीज़ को अपन ऐसे लिख सकते हैं ना, जब हम इसको मॉड को ही जब हम लोग खोलेंगे, ठीक है, जैसे हम इस तरह से लिखते हैं मॉड ऑफ 2 + 3, ये क्या हो जाएगा, लेस देन मॉड ऑफ 2 + मॉड ऑफ 3, इस तरह से हम लिखते हैं। तो वैसे ही हम इसको जब इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कि एक तो मॉड ऑफ दिस और एक मॉड ऑफ दिस, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये वाली जो चीज़ है वो लेस देन हो जाएगी इससे, लेस देन और इक्वल्स टू, ये हम लिख सकते हैं। चलो अब अभी अपन ने ऊपर देखा कि ये जो आपके पास में एक्सएम माइनस एल और एल माइनस एक्सएन, ये किसके इक्वल होता है, ये तो एप्सिलॉन अपॉन 2 के इक्वल होता है, ठीक है। ये तो किसके इक्वल होता है, एप्सिलॉन अपॉन 2 के इक्वल होता है ना। कि ये ऐसे ही तो है कि एक्सएम जो है वो एल को कन्वर्ज कर रहा है और इसका मतलब क्या है, एल जो है वो एक्सएन को कन्वर्ज कर रहा है, सॉरी एक्सएन जो है वो एल को कन्वर्ज कर रहा है, ठीक है। तो उस अकॉर्डिंग हमने इन दोनों की जगह पे एप्सिलॉन अपॉन 2 लिख दिया, कहाँ से, यहाँ से, कन्वर्जेंट वाली डेफिनेशन से, ठीक है। तो यहाँ पे एप्सिलॉन अपॉन 2 आ गया और यहाँ पे भी लेस देन एप्सिलॉन अपॉन 2 आ गया, ठीक है। अच्छा यहाँ पे आप बोलोगे यहाँ पे हमने लेस देन एप्सिलॉन अपॉन 2 क्यों लिया था, कुछ नहीं है, आप यहाँ पे लेस देन एप्सिलॉन भी ले सकते हो। अगर आप यहाँ पे लेस देन एप्सिलॉन लोगे ना तो यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ पे फिर लेस देन एप्सिलॉन प्लस एप्सिलॉन आएगा जो कि 2 एप्सिलॉन हो जाएगा, उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। बस ऐसा है कि हम लोगों को ज़्यादा एप्सिलॉन देखना पसंद होता है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे एप्सिलॉन अपॉन 2 और एप्सिलॉन अपॉन 2 इस तरह से ले लिया, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास क्या बन गया, लेस देन एप्सिलॉन, जो कि हमें चाहिए था। तो देखो हमें मिला क्या कि मॉड ऑफ एक्सएम माइनस एक्सएन इज लेस देन एप्सिलॉन हमें मिल गया फॉर m इज ग्रेटर देन n नॉट एंड n इज ग्रेटर देन n नॉट, ठीक है। हाँ भाई, m ग्रेटर देन इक्वल्स टू n नॉट और n ग्रेटर देन इक्वल्स टू n नॉट। तो ये चीज़ के लिए ये पूरी की पूरी जो आपके पास में ना, यहाँ से लेकर ये आपके पास में यहाँ तक, ये क्या हो गई, ये डेफिनेशन हो गई किसकी, कॉची सीक्वेंस की। तो हो गया ना प्रूफ, ठीक है। वही चीज़ अब देखो, कॉची सीक्वेंस जो है अपन एक तो इस तरह से भी लिख सकते हैं, सॉरी हाँ, तो कॉची सीक्वेंस एक तो अपन इस तरह से भी ले सकते हैं और सेम जैसे कि अभी ऊपर लिखा था ना, ये इस वे में भी हम ले सकते हैं, ठीक है। तो कुछ नहीं है, कोई बात नहीं, एक्स एम की जगह पे आप क्या ले लेंगे, एक्स एन प्लस पी ले लेंगे। इन दोनों में से कोई भी एक चीज़ कर सकते हैं, दोनों करना ज़रूरी नहीं है, ठीक है। तो आप इस तरह से भी ले लेंगे। तो ये इस तरह से हो गया कि एक्स एन प्लस पी माइनस एक्स एन आपने लिया, एल को अंदर ऐड और माइनस कर दिया, ठीक है। तो वो इस तरह से सेपरेट हो जाएगा और फिर वापस वही वाली बात आएगा। तो यही ना, इन दोनों की जगह पे एप्सिलॉन अपॉन 2 एप्सिलॉन अपॉन 2 और ये आपके पास में प्रूफ हो गया। तो हो गया ना कॉची सीक्वेंस, आई बात समझ में। चलो अब देखो कन्वर्स प्रूफ करते हैं। कन्वर्स के लिए अब हम क्या करेंगे, कॉची सीक्वेंस मान के चलेंगे। तो कन्वर्सली सपोज दैट एक्सएन इज अ कॉची सीक्वेंस। अब हम कॉची सीक्वेंस मान के चल रहे हैं, हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है कि वो कन्वर्जेंट भी है, ठीक है। चलो टू शो दैट इट इज़ अ कन्वर्जेंट, फाइन। नाउ एवरी कॉची सीक्वेंस इज बाउंडेड, ओके। अब आपको पता है कि हर एक कॉची सीक्वेंस जो है वो बाउंडेड होता है। मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर ही एक थ्योरम जो है वो बताई थी कि हर एक कॉची सीक्वेंस जो है वो बाउंडेड होता है, ठीक है। ये थ्योरम हमें ऑलरेडी पता है, तो उसके अकॉर्डिंग हमने बोला, ठीक है। शोज दैट एक्सएन इज बाउंडेड, फाइन। तो हमें पता है एक्सएन तो एक कॉची सीक्वेंस है, एक्सएन तो एक कॉची सीक्वेंस है और आपको ये पता है कि कॉची सीक्वेंस बाउंडेड होता है। तो एक्सएन जो है वो क्या हो जाएगा, बाउंडेड हो जाएगा, ठीक है, ओके। ऑल्सो वी नो दैट एवरी बाउंडेड सीक्वेंस हैज़ अ कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस, फाइन। और हमें पता है कि हर एक बाउंडेड सीक्वेंस के पास में एक कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस होता है। ये हमने कहाँ से पढ़ा था, बोल्जानो-वीर्स्ट्रास थ्योरम से, ठीक है। तो ठीक है, तो आपने बोला कि एक्सएन एक कॉची सीक्वेंस है और कॉची सीक्वेंस बाउंडेड होता है, और जो बाउंडेड सीक्वेंस होता है हर एक बाउंडेड सीक्वेंस के पास में कन्वर्जेंट सब सीक्वेंस होता है। तो उस इन सब चीज़ों से क्या पता चलता है कि जो एक्सएन है
वो उसके पास में एक कन्वर्जेंट सबसिक्वेंस होगा। तो देयरफॉर एक्सन हैज़ अ सबसिक्वेंस विच कन्वर्ट्स टू एल। तो हमने क्या बोल दिया कि आपके पास में अगर ये एक्सन है तो ये जो है इसके पास में एक एक्स गामा के एक सबसिक्वेंस होगा जो कि एल को कन्वर्ज कर रहा होगा। ठीक है, चलो, वी नो दैट इफ अ सबसिक्वेंस ऑफ अ कॉची सीक्वेंस कन्वर्जेस देन द सीक्वेंस ऑल्सो कन्वर्ज टू द सेम लिमिट। अब हमें ये भी पता है कि इफ़ वी नो दैट इफ़ अ सबसिक्वेंस ऑफ अ कॉची सीक्वेंस, कि अगर किसी कॉची सीक्वेंस का जो सब सीक्वेंस होता है वो कन्वर्ज कर रहा है, ठीक है, किसी कॉची सीक्वेंस का जो सब सीक्वेंस है वो कन्वर्ज कर रहा है, देन द सीक्वेंस ऑल्सो कन्वर्ज टू द सेम लिमिट। तो ये जो सीक्वेंस होगी वो भी उसी लिमिट को कन्वर्ज करेगी। ये अपन को पता है ना यार, अपन ने ये भी क्या पढ़ा था, थ्योरम में पढ़ा था। कल ही हमने जो थ्योरम पढ़ी थी ना, हमने 2 थ्योरम पढ़ी थी, एक तो ये वाली कॉची सीक्वेंस बाउंडेड होता है और दूसरी ये वाली कि जो भी सब सीक्वेंस होगा कॉची सीक्वेंस का वो जिसको कन्वर्ज कर रहा होगा तो वो सीक्वेंस जो है वो भी सेम लिमिट को कन्वर्ज करेगा। ये दोनों थ्योरम हमने कल पढ़ी थी, ठीक है, मतलब अपने प्रीवियस लेक्चर के अंदर पढ़ी थी। ठीक है, तो अगर आपको ध्यान नहीं है तो आप वहाँ जाके देख लेंगे। हेंस द कॉची सीक्वेंस कन्वर्ज टू द सेम लिमिट। इसका मतलब जो सब सीक्वेंस कॉची सीक्वेंस का जो सब सीक्वेंस है मतलब एक्स गामा के, वो एल को अगर कन्वर्ज कर रहा है तो ये एक्सएन मतलब ये जो कॉची सीक्वेंस है ये भी एल को कन्वर्ज करेगा। समझ में आई क्या बात? मैंने क्या बोला कि हमें पता है थ्योरम क्या है, कि हम ऑलरेडी जानते हैं कि सब सीक्वेंस जो है कॉची सीक्वेंस का, है ना, अगर वो कन्वर्ज कर रहा है एल को तो कॉची सीक्वेंस जो है वो भी सेम लिमिट को कन्वर्ज करेगा। तो उस अकॉर्डिंग अगर एक्स गामा के एल को कन्वर्ज कर रहा है तो एक्सएन भी किसको कन्वर्ज करेगा, एल को ही कन्वर्ज करेगा। ठीक है, तो हेंस अ कॉची सीक्वेंस कन्वर्ज टू द सेम लिमिट एल टू विच इट्स सबसीक्वेंस एक्स गामा के कन्वर्जेस। ठीक है, तो कॉची सीक्वेंस भी उसी एल को कन्वर्ज करेगा। हेंस एवरी कॉची सीक्वेंस इज कन्वर्जेंट। तो हो गई ना कॉची सीक्वेंस कन्वर्जेंट, इजी। तो देखो हमने नेसेसरी और सफिशिएंट कंडीशन दोनों जो है वो प्रूव कर दी है। ठीक है, हम लोगों ने पहले कॉची सीक्वेंस जो है हमने पहले कन्वर्जेंट सीक्वेंस लेके चला, कॉची सीक्वेंस प्रूव किया, और बाद में हमने कॉची सीक्वेंस लेके चला और कन्वर्जेंट सीक्वेंस प्रूव कर दिया। तो यहीं पे आपके पास में ये जो है वो टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। देखो काफ़ी इजी टॉपिक था, आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। और ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसीलिए आप इसे अच्छे से कर लेंगे। इंपॉर्टेंट है, ईजी है, तो फिर और क्या चाहिए। ठीक है, तो चलो ठीक है, फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय।